नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक कहानी यह भी लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी की लेखिका मनु भंडारी जी है और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष सन 2007 ईस्वी में हुआ। इस पर भी कई अलग अलग विचारधाराएं हैं कि यह गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि लेखिका ने इसे आत्मकथा कहने से मना किया है। लेखिका कहती है कि यह मेरी आत्मकथा नहीं है। उनका कहना है कि आत्मकथा व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है, लेकिन ये जो कहानी है ये जीवन के एक पहलू से जुड़ा है। यानी लेखिका कहती है कि यह जीवन की एक पहलू की बात इस कहानी में कही गई है, तो इसे मैं आत्मकथा नहीं कह सकती। यानी यह एक कहानी है, ऐसा लेखिका का मानना है। लेकिन हिंदी साहित्य जगत में यह आत्मकथा नाम से ही प्रचलित है, तो अतः इसे पाठक आत्मकथा ही मानता है। तो अब यहाँ पर आपकी दुविधा खत्म हो गई होगी कि यह कहानी क्या है। लेखिका के द्वारा आत्मकथा नहीं मानी गई है, लेकिन हिंदी साहित्य जगत में आत्मकथा मानी गई है। मैं अपनी बातों को पुनः यहाँ पर दोहरा रही हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए कि यह गद्य की किस विधा के अंतर्गत है। इसे आत्मकथा न कह करके आत्मपरक शैली में लिखी कहानी भी कह सकते हैं। आइए अब हम कहानी पर एक नज़र डालते हैं। यह कहानी मनु भंडारी जी ने इस कहानी के जरिए अपने माता पिता के व्यक्तित्व और उनकी कमियों खूबियों को उजागर किया है। इसी के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी का भी उल्लेख इस पाठ के जरिए किया है। पाठ की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती है कि मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, लेकिन मेरे बचपन और युवा अवस्था का शुरुआती समय अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिले मकान में बीता, जिसके ऊपरी मंजिल में उनके पिताजी रहते थे और जिनका अधिकतर समय पुस्तकों, अखबारों और पत्रिकाओं को पढ़ने में ही बीतता था। नीचे के मंजिल में लेखिका अपने भाई बहनों और अपनी अनपढ़ माँ के साथ रहती थी। यहाँ पर लेखिका अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन कहती है। इसका कारण है कि उनकी माँ सुबह से देर रात तक घर के कामकाज और घर के सदस्य की इच्छाओं को पूरा करने में ही अपना अधिकतर समय बिताती थी। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत जिंदगी और इच्छाएं नहीं थी, इसीलिए लेखिका अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन कहती है। लेखिका कहती है कि उनके पिता अजमेर आने से पहले इंदौर में रहा करते थे, जहाँ उनकी अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान था। वो कांग्रेस पार्टी और समाज सेवा से भी जुड़े थे। वो शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते थे, इसीलिए 8 से 10 बच्चों को अपने घर पर रहकर पढ़ाया करते थे, जो आगे चलकर ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हुए। ऐसा लेखिका ने इस कहानी में लिखा है। अपने खुशहाली के दिनों में वो काफ़ी दरियादिली हुआ करते थे। हालांकि लेखिका ने यह सब अपनी आंखों से नहीं देखा है, सिर्फ इसके बारे में सुना था। लेकिन वह बहुत बड़े आर्थिक नुकसान के कारण इंदौर छोड़कर अजमेर में आ गए थे। लेखिका के पिता को बहुत ही बड़ी आर्थिक नुकसान हुई, जिसके कारण से वो इंदौर शहर को छोड़कर अजमेर में आ गए। अजमेर आकर लेखिका के पिता ने अपने अकेले के बलबूते और हौसलों से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को पूरा किया। यह अपनी तरफ का पहला और अकेला शब्दकोश था। इस शब्दकोश से उन्हें खूब नाम और शोहरत मिली, लेकिन पैसा नहीं मिला, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। पैसे की तंगी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं
नवाबी आदतें, मान सम्मान और प्रसिद्धि के छिन जाने के डर से उन्हें चिड़चिड़ा और क्रोधी बना दिया। यानी लेखिका के पिता जो थे वे पैसे की तंगी और अधूरी महत्वाकांक्षाएं और नवाबी आदतें, मान सम्मान और प्रसिद्धि छिन जाने के डर से उन्हें चिड़चिड़ा और क्रोधी बना दिया। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि लेखिका के जो पिताजी थे वे चिड़चिड़े और क्रोधी स्वभाव के थे। वो अक्सर अपना क्रोध माँ पर उतारते थे। अपने लोगों के विश्वासघात के कारण अब वो किसी पर भी सहज रूप से विश्वास नहीं कर पाते थे। हर किसी को शक की नज़र से देखते थे। लेखिका बताती है कि उनके पिता की कमियों और खूबियों ने उनके व्यक्तित्व पर भी खासा असर डाला। उनके व्यवहार के कारण ही लेखिका के अंदर हीन भावना ने जन्म लिया, जिसे आज तक वो उबर नहीं पाई। आइए देखते हैं लेखिका के अंदर कौन सी हीन भावनाएं आई जिसे लेखिका उबर नहीं पाई। लेखिका का रंग काला था। वो बचपन में काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन उनके पिता को गोरा रंग बहुत पसंद था। संयोग से उनसे लगभग 2 वर्ष बड़ी उनकी बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी थी, स्वस्थ और हंसमुख स्वभाव की थी और उनके पिता अक्सर उनकी तुलना सुशीला से करते थे, जिस कारण उनके अंदर हीन भावना जन्म लेने लगी। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि लेखिका के रंग के कारण उनके पिता उन्हें बार बार ये कहते थे कि कितनी खूबसूरत तुम्हारी बहन है। और तो लेखिका के अंदर इसी कारण से हीन भावना आई, क्योंकि लेखिका का रंग काला था। लेखिका कहती है कि इतनी शोहरत, नाम, मान सम्मान पाने के बाद भी आज तक मैं उन हीन भावनाओं से उबर नहीं पाई हूँ। मुझे आज भी अपनी मेहनत की कमाई, सफलता, नाम और प्रसिद्धि पर विश्वास ही नहीं होता है। मुझे लगता है जैसे यह सब मुझे यूं ही तुक्के से मिला है। तो इस कहानी से हमें ये तो समझ में आ गया कि बच्चों से माता पिता की भावनाएं ऐसे जुड़ी होती है कि अगर वे किसी भी बात को अपने बच्चे के अंदर उलाहना देते हैं तो ये भावनाएं जो होती है वो बच्चों के जीवन पर्यंत चलती है और इससे वे नहीं उबरते हैं। तो बच्चे को प्रोत्साहन के देना चाहिए, ना कि उनके अंदर कोई हीन भावना जन्म ले ऐसी बातें उन्हें करना। और किसी से तुलना तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना करने पर बच्चों के अंदर हीन भावनाएं आती ही हैं। चले कहानी के तरफ आगे बढ़ते हैं। अपनों के विश्वासघात ने लेखिका के पिता को शक स्वभाव का बना दिया। वो हर किसी को शक की नज़र से देखते थे। लेखिका का उनसे हमेशा किसी न किसी बात पर टकराव चलता रहता था, लेकिन फिर भी लेखिका के पिता के व्यवहार ने उनके पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। लेखिका की अनपढ़ माता उनके पिता के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की महिला थी। उन्होंने अपनी माता के धैर्य और सहन शक्ति की तुलना धरती से की है। उनकी माताजी उनके पिता की हर गलत बात को भी आसानी से सहन कर जाती थी। यही नहीं, वो अपने बच्चों की उचित अनुचित फरमाइशों को अपना फर्ज समझकर सहज भाव से पूरा करती थी। उनकी माता ने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस सबको दिया ही। लेखिका और उनके भाई बहनों को अपने माँ से प्रेम कम लेकिन सहानुभूति ज़्यादा थी। तो यहाँ लेखिका कहती है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी माँ कभी भी मेरा आदर्श नहीं बन पाई, क्योंकि उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था, उनकी अपनी कोई निजी राय नहीं थी, उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत जिंदगी नहीं थी। वो हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। इसके बाद लेखिका बताती है कि 5 भाई बहनों में वह सबसे छोटी थी। जब वो महज 7 वर्ष की थी तब उनकी सबसे बड़ी बहन की शादी हो गई, जिसकी उन्हें बस धुंधली सी याद है। उन्होंने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन सुशीला और पास पड़ोस की सहेलियों के साथ तरह तरह के खेल खेलते हुए बिताया। लेखिका उनके खेलने और घूमने का दायरा सिर्फ
उनके घर आंगन और मोहल्ले तक ही सीमित था। यहाँ पर लेखिका यह भी बताती है कि उनकी कम से कम 1 दर्जन कहानियों के पात्र भी इसी मोहल्ले के हैं जहाँ उन्होंने अपनी किशोर अवस्था से युवा अवस्था में कदम रखा। 16 वर्ष और मैट्रिक पास होने के बाद सन 1944 में उनकी बड़ी बहन सुशीला की शादी कोलकाता हो गई। उनके दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इसके बाद लेखिका घर में अकेली रह गई। तब पहली बार लेखिका के पिता का ध्यान लेखिका पर गया। लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका घर पर रसोई के काम काज से दूर रहकर सिर्फ पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान लगाए। उस समय उनके घर आए दिन राजनीतिक पार्टियां होती रहती थी। लेखिका जब घर आए मेहमानों को चाय नाश्ता देने जाती तो उनके पिता उन राजनीतिक पार्टियों की बहस सुनने के लिए उन्हें भी वहीं बैठा लेते थे। वो चाहते थे कि लेखिका उनके साथ बैठकर उनकी बहस को सुने ताकि देश में क्या हो रहा है इस बारे में उन्हें भी पता चले। हालांकि सन 1942 में जब वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी तब उन्हें इन सब चीज़ों की कोई ख़ास समझ नहीं थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही उन्होंने 10वीं पास कर सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में प्रवेश किया तो वहाँ उनका परिचय हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ, जिन्होंने लेखिका का परिचय साहित्य की दुनिया से कराया। शीला अग्रवाल ने उन्हें कई बड़े बड़े लेखकों की किताबें पढ़ने को दी। इसके बाद लेखिका ने कई प्रसिद्ध लेखकों की किताबों को पढ़ना और समझना आरंभ किया। लेखिका कहती है कि शीला अग्रवाल ने न सिर्फ उनके साहित्य का दायरा बढ़ाया बल्कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने को भी उन्होंने प्रेरित किया। शीला अग्रवाल की बातों का उन पर ऐसा असर हुआ कि सन 1946-47 में जब पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था तब लेखिका भी पूरे जोश और उत्साह के साथ उस आंदोलन में कूद पड़ी। लेखिका के पिता तो यह चाहते थे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है इस सब के बारे में लेखिका जाने, लेकिन वो सड़कों पर नारे लगाती फिरी, लड़कों के साथ गली गली शहर शहर घूमकर हड़तालें करवाई। यह सब अपने आप को आधुनिक कहने वाले पिता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, जिस कारण उनके और उनके पिता के बीच अक्सर टकराव चलता रहता था। लेखिका कहती है कि यश मान सम्मान प्रतिष्ठा उनके पिता की दुर्बलता कमजोरी थी। उनके पिता के जीवन का बस एक ही सिद्धांत था कि आदमी को इस दुनिया में कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे समाज में उनका नाम सम्मान और प्रतिष्ठा हो। और पिता की इसी दुर्बलता ने उनको 2 बार पिता के क्रोध से बचा लिया। पहली घटना का जिक्र करते हुए लेखिका कहती है कि एक बार उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनके पिता को पत्र भेजकर कॉलेज में बुलवाया। पत्र पढ़ते ही पिता को क्रोध आना स्वाभाविक था, इसीलिए वो अपना गुस्सा माँ पर निकालकर कॉलेज पहुँच गए। लेकिन जब वो वापस घर पहुँचे तो काफ़ी खुश थे। लेखिका को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। दरअसल लेखिका उस समय तक कॉलेज की सभी लड़कियों की लीडर बन चुकी थी और उनका कॉलेज में खूब रौब चलता था। सब लड़कियां उनके इशारे पर क्लास छोड़कर मैदान में आ जाती थी और नारेबाजी करने लगती थी, जिससे कॉलेज के प्रिंसिपल काफ़ी परेशान हो गई थी और इसीलिए उन्होंने लेखिका के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का मन बनाया। लेकिन लेखिका के पिता उनकी इस प्रसिद्धि से काफ़ी प्रसन्न थे। एक और घटना याद करते हुए लेखिका कहती है कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के वक्त सभी कॉलेज स्कूल दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे थे, स्कूल के छात्र छात्राओं का एक समूह उनसे ज़बरदस्ती हड़ताल करवा रहा था। उसी शाम अजमेर के सभी विद्यार्थी चौपर यानी मुख्य बाजार के चौराहे पर इकट्ठा हुए और फिर भाषणबाजी शुरू हुई। इसी बीच लेखिका के पिता ने एक दकियानुसी यानी पुरानी विचारधारा के लोग और मित्रों ने
लेखिका के खिलाफ उनके कान भर दिए। हड़ताल वगैरह से फुर्सत पाकर जब लेखिका रात को घर पहुंची तो उनके पिता के साथ उनके घनिष्ठ मित्र और शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी नज़र लेखिका पर पड़ी तो उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उनके द्वारा चौपर में दिए भाषण की खुले हृदय से प्रशंसा की, जिसे सुनकर उनके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और अंत में लेखिका कहती है कि सन 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में कॉलेज छोड़ने का नोटिस थमा दिया था और किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए जुलाई में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद कर लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का कॉलेज में प्रवेश भी बंद करा दिया। लेकिन लेखिका कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ कॉलेज से बाहर इतना हंगामा किया कि कॉलेज वाले को आखिरकार अगस्त में दोबारा 3rd ईयर की कक्षाएं चलानी पड़ी और शीला अग्रवाल को वापस कॉलेज में लेना पड़ा। लेखिका कहती है कि दोनों खुशियाँ यानी शीला अग्रवाल के केस में अपनी जीत की खुशी और दूसरा देश की आज़ादी मिलने की खुशी एक साथ मिली। और देश की आज़ादी तो शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी 15 अगस्त 1947। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले।